नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश प्रवास अभियान मचा घमासान देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित सभी दिग्गज जनता के बीच जाकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। और इसके अलावा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार, असम, ओडिशा और झारखंड के 58 विधायकों को प्रदेश की 58 सीटों की कुंडली तैयार करने के लिए भेजा है। इन विधायकों की रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी यहां की चुनावी रणनीति तैयार करेगी। और दूसरे राज्यों के विधायकों का कहना है कि कांग्रेस सरकार से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के 58 विधायकों के 8 दिवसीय दौरे पर कहा कि उनकी पार्टी को छत्तीसगढ़ के स्थानीय विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मजबूरी में बाहर से नेताओं को बुलाया गया है। ये प्रयास बीजेपी का नाकामयाब रहेगा। बाहर से आए विधायकों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी बढ़ेगा। बहरहाल सत्ता हासिल करने के लिए दोनों ही दल लाव लश्कर के साथ जुटे हुए हैं। लेकिन क्या कुछ नेताओं का कहना है, सुनिए उनके बयान। युवाओं को ठगा गया 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता के नाम पर। और जब अप्रैल में सरकार ने लागू किया तो 90% नियम पर नियम दिखाकर युवाओं को 90% युवाओं को वो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। छत्तीसगढ़ की पहचान है जल जीवन, पहाड़, और इसको भी सरकार ने जो है लूटने का काम किया है। शराबबंदी के नाम पर आने वाली सरकार ने शराब घोटाला किया। गंगा जल लेकर इन्होंने कस्में खाई थी कि मैं शराबबंदी करूंगा, और आम जनता में भारी आक्रोश है। जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस सरकार ने की है, वो जो है निश्चित रूप से आम जनता समाज के सभी वर्ग, ग्रामीण विधानसभा के में जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है और इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा जो है विधानसभा का चुनाव आवे, कब इस सरकार को, इस जनप्रतिनिधि को हटा। भारतीय जनता पार्टी को अपने स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए बाहर से, पूरे देश से अपने पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसदों को इनकमिंग कर रहे हैं और उसके माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नाकामयाब रहेगा, क्योंकि बाहर से आए नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रवासी विधायक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं और जमीन पर उतरकर ये तय करेंगे कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं और कितनी मजबूती बीजेपी की यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन तमाम इन दावों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये सभी दावे और सभी कोशिशें नाकामयाब रहेंगी। तो प्रवासियों पर दांव, चुनावी धूप छांव कम जिक्र कर रहे हैं। और ऐसे में जो रिपोर्ट रहेगी, जो प्रवासी विधायक हाईकमान को सौंपेंगे और इसी के आधार पर यह तय होगा कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस उठा रही है कि बाहर से आए विधायक क्या यहाँ पर जो रिपोर्ट बनाएंगे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। क्या बीजेपी को यहाँ के विधायकों पर, यहाँ के प्रत्याशियों पर और यहाँ के नेताओं पर भरोसा नहीं है। तो तमाम सवाल यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी कह रही है कि तमाम कहे कि दावों को लेकर, तमाम कोशिशों को लेकर जो रणनीति बीजेपी की है, कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए सवाल किए जा रहे हैं। साथ ही टी एस सिंहदेव को लेकर भी कई सवाल हैं। उनका एक बयान भी फिलहाल सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कमतर नहीं आंकना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों ही दल लगातार सक्रिय हैं। और ऐसे में अब जीत को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और बीजेपी लगातार सक्रिय है। केंद्रीय नेतृत्व यहां पर दौरे कर रहा है और तमाम जो प्रवासी विधायक हैं, जिन पर सभी की निगाहें हैं, जो लगातार 58 विधानसभा का जिम्मा संभाल रहे हैं और यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर पड़ताल कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि लगातार अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ही तमाम मुद्दों को लेकर निगाह बनाए हुए है और प्रत्याशियों का चयन भी इसी आधार पर किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।
और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी तमाम नेता दौरे कर रहे हैं और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सौरभ जागृत जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ जी, पहले आपके पास ही आऊँगा। तमाम जो प्रवासी विधायक आपके छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, तमाम रिपोर्ट तैयार करेंगे और इन्हीं के आधार पर आप तय करेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है कि क्या भरोसा आपको या आपके स्थानीय नेतृत्व पर नहीं है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया दें सौरभ जी। सौरभ जी, आवाज सुन पा रहे हैं? सौरभ जी, सवाल ये कि जो आपके विधायक प्रवासी हैं, अलग अलग राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, क्या स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? तमाम सवाल कांग्रेस कर रही है। सौरभ जी, आवाज सुन पा रहे हैं? फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, कोई तकनीकी खामी होगी। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, लगातार जिन सवाल आप बीजेपी के इन प्रवासी विधायकों पर उठा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इसको स्पष्ट कीजिए। और साथ ही बीजेपी जो कह रही है कि डरी हुई है कांग्रेस तमाम रणनीति को लेकर। महत्वपूर्ण बात यह है साहब कि कांग्रेस ने, देखिएगा, आपकी ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए जो लड़ने के इच्छुक हैं उन लोगों के। कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि एक विधानसभा में 2 और 3 ब्लॉक हैं। सभी जगह आवेदन लिए गए, फिर उसमें ब्लॉक की अनुशंसा, जिले की अनुशंसा, प्रदेश की समिति, फिर हम केंद्रीय समितियों को कोई पत्र देते हैं, अनुशंसा करते हैं, फिर उन नामों पर विचार होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और उसके बाद सर्वे और दूसरे तथ्यों मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि ना मंडल से पूछा जा रहा है, ना इनके जिला से पूछा जा रहा है, ना प्रदेश से पूछा जा रहा है, ना पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है। 58 विधायक दूसरे प्रदेश के चुनाव के 3 महीने पहले आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ का चुनावी एजेंडा बना रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ में इतनी विविधता है कि जब साहब हम बस्तर से निकलते हैं और अंबिकापुर जाते हैं तो बस्तर की संस्कृति में अंतर है, बस्तर और रायगढ़ की संस्कृति में अंतर है। उस प्रदेश में दूसरे प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पता नहीं कहां से उत्तर प्रदेश के विधायक यहाँ आके यहाँ की राजनीति को संचालित कर रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय प्रदेश इकाई है, यहाँ के नेताओं पर, अपने सांसदों, विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय को भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण इस रूप में देखने को मिला है कि आपने देखा होगा कि जो अभी पहली सूची आई है भारतीय जनता पार्टी के पास, ना प्रदेश के किसी नेतृत्वकर्ता को मालूम था, नेताओं को मालूम था, ना उन प्रत्याशियों को पता था, किसी को भी पता नहीं था। सीधे सीटें घोषित कर दी गई। कई तो बेचारे हक्के बक्के रह गए कि भाई हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या हो गया। विजय बघेल जी उस दिन बिलासपुर के दौरे पर थे और विजय बघेल जी ने कहा मुझे पता नहीं था, मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। ठीक है, देखिए अनिल जी, जो बीजेपी की रणनीति है मैं उस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन जो टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि बीजेपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? बिल्कुल, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि लोकतंत्र में कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमारी चिर परिचित प्रतिद्वंदी है। अब और भारतीय जनता पार्टी धर्म भेद, वर्ग भेद, जाति भेद करके वोट ले लेती है। अदानी अंबानी का फाइनेंस है उनके पास, ईडी आईटी जैसी संस्थाओं को प्रकोष्ठ की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्के में कैसे ले सकते हैं साहब? वैसे भी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहिए, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, पूरी योजना, पूरी तकनीकी रूप से सक्षम होके पूरी कूटनीतिक व्यवस्था करके लड़ना चाहिए। कोई गलत नहीं है, उनका मार्गदर्शन सही है कि हमको इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा अकेले नहीं है, उसके साथ ईडी, आईटी, सीबीआई, पता नहीं कौन कौन सी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अदानी अंबानी का कितना यहाँ दुरुपयोग होगा, क्योंकि उनकी नजर यहाँ की खदानों पर है और वो जानते हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे तभी छत्तीसगढ़ में अपना डील कर पाएंगे। यहाँ नगर नार, आप जान रहे हैं, इतना बड़ा इस्पात संयंत्र है, फायदे में है, उसको बेचने का षड्यंत्र हुआ, यहाँ सरकार ने विरोध किया, किसी तरह हम उसको बचा पाए। तो देखिए, वो जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की संपदा को अगर हड़पना है तो भाजपा को लाना है, उसके लिए वो बहुत प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं। ठीक है अनिल जी। सौरभ जी, तमाम जो आरोप हैं उन पर प्रतिक्रिया दीजिए। और साथ ही जो कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, आम जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि स्थानीय नेतृत्व पर आपको भरोसा नहीं है, क्यों बाहरी विधायक आ रहे हैं और वही तय कर रहे हैं प्रत्याशी कौन होगा। और जो आपने पहले फेज में जो प्रत्याशियों की सूची जारी भी की, उसको लेकर भी कई आपसी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस में आज अंदरूनी कलह चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करे और स्वयं की चिंता कर ले। जिस प्रकार से 2.5 साल का भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा जी के केंद्र नेतृत्व समझ नहीं पा रहा है कि टीएस बाबा को फ्रंट में लाया जाए कि भूपेश बघेल जी को फ्रंट में लाया जाए। थोड़े दिन पहले कार्यक्रम में जिसमें
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं कांग्रेस के, उनके पीछे लिखा रहता है कांग्रेस है तो भरोसा है, जो कि पहले ये कहा जाता था कि भूपेश है तो भरोसा है। हाँ। तो इनको अंदरूनी कला इतनी खा चुकी है। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के 21 प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि 21 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे हो चुकी है। हाँ। आज 21 प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करने, चुनावी रणनीति बनाने में और 1-to-1 लोगों से मिलने में, जनता में मिलने में आगे बढ़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस वहां पर सिर्फ और सिर्फ बायोडाटा लेने का काम कर रही है। उनके बूथ अध्यक्ष बायोडाटा समेटने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से 90 विधानसभा में 1900 बायोडाटा आते हैं, इससे यह साफ साफ समझ आ जाता है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों पर कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं है, क्योंकि यदि भरोसा होता तो इतने बड़े पैमाने पे बायोडाटा बूथ अध्यक्ष के पास आते नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी जो पहली सूची थी प्रत्याशियों की, उसको लेकर भी तमाम आपके ही नेता हैं जिस पर मतभेद उनका देखने को मिल रहा है। क्या वजह है कि जिस अनुशासित पार्टी का आप जिक्र करते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस प्रकार से आज 21 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ केवल एक ही पार्टी है जो सरपंच लेवल के व्यक्तियों को विधानसभा लड़ाने का दम रखती है। हाँ। कांग्रेस में प्रति पार्टी सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाद चलता है। आज छोटे से गांव के सरपंच को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और जीतने का सक्षम रखता है। आज जो वेल्डिंग करने वाला छोटा सा व्यापारी व्यक्ति है, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और वो जीतने का सक्षम रखता है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार से छोटे छोटे व्यक्तियों को, नए नए प्रत्याशियों को, नए नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी लाने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को यह भय हो चुका है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस। ठीक है, देखिए मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन सौरभ जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं नए प्रत्याशियों को लाया जा रहा है, नए चेहरों को लाया जा रहा है, लेकिन इस सबके पीछे जो पुराने चेहरे हैं जो लगातार पहले भी कोशिशें कर रहे थे, सक्रिय रहे थे, उनका क्या कुछ अब रहेगा? क्या तस्वीर उनकी दिखेगी? आम जनता के भीतर ये बड़ा सवाल है। जो पुराने चेहरे हैं, पुराने नेता है, संगठन कहीं ना कहीं उनको दायित्व देता है। पार्टी कहीं ना कहीं अलग अलग दायित्व पे, संगठन के दायित्व पे, किन्हीं को चुनाव लड़ाने के दायित्व में ये तय करती है संगठन, और उस आधार पे चुनाव लड़ा जाता है। जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है उनको अलग करके व्यक्तियों, पुराने व्यक्तियों को, अनुभवी व्यक्तियों को संगठन चुनाव लड़वाना कैसे, उन प्रत्याशियों को जिताना कैसे, उस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। और रही बात जो हमारे प्रवासी विधायक जो आ रहे हैं बिहार से, झारखंड से, असम से, भूपेश बघेल जी को तकलीफ इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये भय आ चुका है कि एक व्यक्ति बिहार से आता है, जो कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, वो आता है, विधानसभा दौरा करता है और 1-to-1 लोगों से मिलता है, तो उस बिहार के विधायक को ये पता लगता है कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार है वो कहीं नहीं है और आने वाले चुनाव में वो छत्तीसगढ़ से साफ। ठीक है, देखिए तमाम आरोपों का जवाब भी दीजिए अनिल जी, लेकिन खासकर अमित शाह भी अब आ रहे हैं और भूपेश बघेल ने सवाल इससे पहले खड़ा किया। सीएम ने कहा था कि क्या वजह है कि सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, सुबह निकल जाते हैं, और तमाम बातें उन्होंने कही थी। तो ऐसे में कांग्रेस को क्या भय है? क्या बीजेपी की रणनीति साफ है? जो पुराने नेता हैं और विधायक रहे हैं और जिनके नाम कटे हैं, उनका आगे संगठन में उपयोग किया जाएगा? क्या उसमें दिक्कत वाली बात है? देखिए, प्रत्याशी चयन को अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रत्याशी चयन हमने पहले कर लिया इसलिए हम जीत गए। तो बहुजन समाज पार्टी तो इनसे भी पहले कर ली, तो क्या मान ले कि बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में सरकार बना लेगी? ये कहते हैं कि छोटे छोटे लोगों को, सरपंचों को हमने टिकट दे दिया, छोटा आदमी कोई नहीं होता साहब। लोकतंत्र में जो व्यक्ति योग्य होता है उसको टिकट मिलती है और छोटा कोई नहीं होता। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तथाकथित तौर पर ये बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कि चाय बेचते थे प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वो छोटा आदमी हो गया? छोटा आदमी कोई नहीं होता था लोकतंत्र में। ये बात कहना गलत है। दूसरी बात, बिहार का विधायक आके छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ की सरकार को सर्टिफिकेट नहीं देगा साहब। बिहार का व्यक्ति यहाँ आकर या बिहार का विधायक यहाँ सर्टिफिकेट नहीं देगा। कोई आरोप लगाना भी है तो रमन सिंह जी लगाए, बृजमोहन अग्रवाल लगाएं, इनके पास नेताओं की कमी है क्या? बिहार का एक विधायक आएगा, 4 दिन छत्तीसगढ़ में घूमेगा और आरोप लगाएगा। क्या रमन सिंह जी को नहीं मालूम कि वो कमी है यहाँ सरकार में? क्या बृजमोहन अग्रवाल जी को नहीं मालूम? क्या बाकी इनके नेता सब शून्य हो गए? अरुण साव जी को नहीं मालूम कि यहाँ क्या कमी है? बिहार का विधायक आएगा, वो आरोप लगाएंगे, पीछे बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो मानता हूँ लोकतंत्र में स्थानीय इकाई को आगे बढ़कर
बिंदु उठाने चाहिए, आरोप लगाने चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है, देखिए, कि भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में सिर्फ कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, नक्सलवादी इमेज प्रदेश की बना दी, और आज जब 5 साल से कांग्रेस सरकार में है, ये मजबूत विपक्ष की भी भूमिका। ठीक है, देखिए आप ये तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, लूंगा साहब, 30 सेकंड बताओ। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कोई वैमनस्य से कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस और सीआईडी किसी के घर में नहीं भेजी गई, इनके तेरा किसी पत्रकार के साथ अत्याचार नहीं हुआ। इनकी सरकार में जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां ईडी, सीबीआई के सैकड़ों, हजारों छापे मारे जाते हैं। नुक्कड़ और चौराहों पर ईडी के छापे मारे जाते हैं। पान ठेले वाले से लेके सिपाही तक को अगर ये अंदर कर देते हैं तो सरकार को करप्ट बता देते हैं। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती। जो न्यूज चैनल इनके खिलाफ खबर छाप देता है, उसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, नहीं तो ईडी का छापा पड़ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे हैं। ये 58 विधायक जो आए हैं साहब, मैं फिर कहूंगा। ठीक है, देखिए मैं सौरभ जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अनिल जी, अमित शाह का दौरा भी है। 1 सितंबर को अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और लगातार वो दौरे करते रहे हैं, लेकिन उसका जवाब भी आप दीजिए कि क्या दिक्कत है, क्योंकि रणनीति को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शाम को आते हैं, सुबह चले जाते हैं। तो अगर उनकी रणनीति स्पष्ट है, उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, अमित शाह जी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह जी 2018 में भी आए और 65 पार का नारा देके गए, और पता चला कांग्रेस 65 पार हो गई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या इस बात की है कि जब अमित शाह जी आते हैं तभी ईडी, सीबीआई, आईटी यहाँ सक्रिय हो जाती है। सीबीआई तो नहीं होती साहब, हमने बैन करके रखा। ईडी, आईटी के लगातार छापेमारी चालू हो जाती है। अदानी का फाइनेंस आने लगता है, कई प्रकार के कुचक्र होने लगते हैं। कभी नारायणपुर में धर्मांतरण का मुद्दा उठने लगता है, कभी प्रदेश की फिजा खराब करने का। देश के गृह मंत्री हैं, उनके आने से तो शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या ऐसा षड्यंत्र होता है कि जब ऐसा कौन सा कुचक्र है, ऐसा कौन सा संयोग है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं तभी प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता आ जाती है। तभी सरकार को डोमिनेट करने का प्रयास चालू हो जाता है। और ये उनका 5वां दौरा है। मैं कहता हूँ 50 दौरे कर लें, देश में सबको आजादी है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वागत करते हैं कि अभी 58 बुलाए, 580 विधायक बुला लें। अगर छत्तीसगढ़ की इनकी भाजपा इकाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, सरकार अपने काम के दम पर दोबारा आ रही है, तो बाहर से आए 580 और 58 विधायक सरकार की किसी भी प्रकार का बल नहीं डाल सकते। कांग्रेस अपने काम के बलबूते, अपने विकास के बलबूते छत्तीसगढ़ की जनता के पास जाएगी और दोबारा देखिएगा उससे बड़े आंकड़ों के साथ सरकार बनाएगी। ठीक है, सौरभ जी आपके पास आऊंगा। तमाम 4 आरोपियों का जवाब दीजिए, और साथ ही अगर ईडी की कार्रवाई का जिक्र हमेशा कांग्रेस करती आई है, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, उनका आप दुरुपयोग करते हैं, ऐसे आरोप लगाती आई है, और साथ ही अगर जो दौरे हो रहे हैं उनको लेकर जो सवाल खड़े किए, क्योंकि पहले भी आपके दौरे हुए, क्या वजह है कि नगर निकाय का चुनाव हुआ, तमाम और भी स्थानीय चुनाव हुए, उन पर किसी तरह का असर बीजेपी नहीं डाल पाई। इस बार आप क्या कुछ ऐसा कर लेंगे कि आप जो दावा कर रहे हैं वो पूरा होगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो स्वतंत्र एजेंसी अपना काम करती है। 2 दिन पहले जब महादेव ऐप के एक अपराधियों को गिरफ्तारी होती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासनकाल में, तो उसके बाद ईडी, आईटी सक्रिय हो जाती है और कहीं ना कहीं प्रमाण मिलता है, तब जाकर वह व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई करने पर समर्थ रहती है। दूसरी बात, जब हमारे केंद्र मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आते हैं और या फिर प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को पिछले बार भी मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को सौगात दिया था। और रही बात अमित शाह जी की, जो कि वो आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, संगठन की बैठक ले रहे हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने का इसलिए महत्वपूर्ण विषय आ चुका है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल हमने शासन किया, वरिष्ठ नेता हो गए, सब जो है तमाम नेता एकजुट होकर एक मंच पर बैठ रहे हैं, विचार मंथन हो रहा है, जो कि भूपेश बघेल जी 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किए, कोयला घोटाला किया, शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ महतारी को ठगने का प्रयास करके उसमें सफल रहे और सरकार बना लिए, जो कि आज तक शराबबंदी हुआ नहीं। गंगा जल हाथ में लेकर इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपना घोषणा पत्र लाया, जो कि आज पूरा नहीं हुआ है और जनता साफ साफ देख रही है। हमारे केंद्र नेतृत्व छत्तीसगढ़ आते हैं, बैठ के लेते हैं, संगठन की बैठक लेते हैं, हमारी
ठीक है, देखिए आप ये तमाम बातें सौरभ जी कर चुके हैं, लेकिन एक मुख्य सवाल है, मैं उस पर आना चाहूंगा। जी बिल्कुल, मैं एक मुख्य सवाल है, ठीक है सौरभ जी, एक मुख्य सवाल है, जिस तरीके से आपने पहले भी उस पर अपनी बात रखी है, लेकिन जो भी कहे कि प्रवासी विधायक यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम जो आपके प्रत्याशियों की सूची देखने को मिल रही है, एक तरफ हम देखते हैं कि अगर कोई विधायक अच्छा काम करता है तो इनाम ये होता है कि उसको अगली बार टिकट मिलता है, लेकिन जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, मैं चाहूंगा इस पर और आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। क्या वजह है कि आपको भरोसा बीजेपी नहीं कर पा रही है, जो स्थानीय पहले विधायक यहाँ पर रहे हैं या जिनका दबदबा यहाँ पे रहा है, भले ही इस बार चुनाव ना जीते हो, पिछले चुनाव में विधायक रहे हैं, तो क्या वजह है कि उनको टिकट आपको काटना पड़ रहा है? देखिए, टिकट काटने की बात नहीं है, संगठन समय समय पर बदलाव की प्रणाली को अपनाती है। हाँ। जिस प्रकार से पुराने विधायकों को काम करने का मौका मिला था और जो 15 साल आज पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, झंडा डंडा लेकर जंग संघर्ष की लड़ाई आज 4.5 साल लड़े, उनको भी मौका दिया जाता है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। ऐसा नहीं होता कि बूथ अध्यक्ष को जाके बायोडाटा देने से हमने टिकट दे देती। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता पर विश्लेषण करती है, समझती है, उन पे विचार सहमति बनाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी टिकट बांटती है। हाँ। चाहे वो सरपंच हो, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष हो, तमाम टिकट जो वितरण होते हैं तो कहीं ना कहीं पर समीक्षा होती है और भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कई साल तक समर्पण, त्याग, बलिदान दिया हो, ठीक है, ठीक है सौरभ जी, आपने अपनी बात रख ली। अनिल जी, आप आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और इससे पहले जो आरोप सौरभ लगा रहे थे उन पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। देखिए, अभी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता किसी भी तथ्यात्मक बात नहीं की है। देखिए, जो शाह जी के यहाँ बार बार आने का चक्कर है, वो आपके लोकप्रिय चैनल के विद्वान दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि क्यों अदानी को यहाँ एनओसी नहीं मिल रही है। वो अपनी मित्रता निभाने के लिए आ रहे हैं। अदानी को कैसे खदाने दी जाए, किस तरह से मैं कौन सा षड्यंत्र, कौन सा कुचक्र रचूं, कितनी जगह ईडी और भेजनी पड़े, कितनी एजेंसियों का दुरुपयोग करना पड़े, कितने भी संसाधन लगाना पड़े, मुझे छत्तीसगढ़ चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी नजर है छत्तीसगढ़ की खदानों पर, उनका लालच है, उनको अदानी को बेचना है सब। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी। दूसरी बात देखिए कि जब यहाँ के जो नेता हैं, वो स्थानीय नेता जो छत्तीसगढ़ की आवाम से कहीं न कहीं जुड़े होंगे, जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 58 विधायक या अदानी जी का जो संसाधन है वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नहीं डिगा सकता। मेरे साथी प्रवक्ता कहीं भी तथ्यात्मक बात नहीं कर पाए, न रमन सिंह जी की कमीशन खोरी की स्वीकारोक्ति को कुछ जुटला पाए, ना उन्होंने भाजपा में जो यहाँ गुटबाजी है और बाहर से लाकर एक एक सीट पर बिठाकर यहाँ के रिपोर्ट कार्ड मंगाया जा रहा है, स्थानीय भाजपा नेताओं पर विश्वास नहीं है, उस पर कोई रिपोर्ट कार्ड दे पाए। ना अमित शाह जी 2018 में जो चुनाव करवाए थे उसमें उन्होंने 65 पार का नारा दिया था और 65 पार कांग्रेस हो गई, उस पर भी ये कोई बात नहीं रख पाए। तो देखिए, बस्तर से अंबिकापुर तक कांग्रेस जिस तरह से बंधी हुई है, रायगढ़ से रायपुर तक, ये भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अमित शाह जी को लगता है, जब यहाँ के नेता बताते हैं निश्चित तौर पर, देखिए हाँ, समय की हमारे पास कमी है, वक्त जरूर बताएगा। हाँ बिल्कुल अनिल जी, वक्त बताएगा जो आपके दावे हैं, जो बीजेपी दावा कर रही है। चुनाव नजदीक है, लेकिन रणनीति को लेकर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। वक्त ही बताएगा किसकी रणनीति कितनी सफल होगी। समय की हमारे पास कमी है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार अब प्रवासी विधायक छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी जो बीजेपी के एक प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनका नाम तय होगा। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि स्थानीय विधायकों पर, स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। क्या नए नए नाम लाए जा रहे हैं? कैसे भारतीय जनता पार्टी जीतने का दम भर पाएगी? और लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। खैर, समय बताएगा किसकी रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होगी। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।